शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां पढ़ रहे हैं। जिसमें पहले हम लोगों ने देखा कौन सा, सहायक संधि प्रणाली। अब हम लोग देखेंगे राज्य हड़प या खालसा या चूक का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि नीति का आधार क्या था। तो 1813 के बाद नेपोलियन के लिपचिंग युद्ध में पराजय के बाद अंग्रेजों का यूरोप में मुख्य प्रतिद्वंदी समाप्त हो चुका था, अतः अब उसे किसी बफर स्टेट की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, डलहौजी के काल तक मुक्त व्यापार की नीति अपने शिखर पर थी, तो साथ ही राजनीतिक विस्तारवादी नीति भी अपने चरम पर थी। वस्तुतः कच्चे माल की प्राप्ति और ब्रिटिश उद्योग निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, और इसके लिए भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर कंपनी के नियंत्रण होना आवश्यक था। अतः कंपनी ने विस्तारवादी नीति अपनाई। तीसरा, कंपनी ने दावा किया कि जिस तरह मुगल साम्राज्य सर्वोच्च अधिकार रखते थे, उसी तरह कंपनी भी रखती है। 1825 ईस्वी में कंपनी ने गोद प्रथा को मान्यता देते हुए कहा कि अंग्रेज इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किंतु 1831 से 34 में इस नीति में परिवर्तन आया और कहा गया कि गोद लेने को मंजूर करना कंपनी के विवेक पर है। इस तरह गोद प्रथा के संदर्भ में कंपनी के पास कोई निश्चित नीति नहीं थी, अतः डलहौजी ने इसका फायदा उठाते हुए गोद निषेध कानून बनाकर अपने साम्राज्य विस्तार का साधन बना दिया। डलहौजी ने स्पष्ट कहा कि हमारी नीति देसी रियासतों को मिलाने की है। ब्रिटिश सरकार ने भी इस नीति का समर्थन किया और कहा कि नए करों की प्राप्ति अथवा प्रदेशों के प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहिए। अतः डलहौजी ने इस विस्तारवादी नीति के साधन के रूप में युद्ध, कुशासन, गोद निषेध प्रथा को अपनाया। इस तरह डलहौजी ने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र को ही बदल दिया। अब युद्ध के आधार पर पंजाब और पेगू को कब्जा किया गया। कुशासन के आधार पर अवध को कब्जा किया गया। गोद निषेध प्रथा के आधार पर सतारा, जैतपुर, संभरपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को कब्जा किया गया। अब गोद निषेध नीति थी क्या? पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाने की नीति ही राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति के नाम से जानी जाती है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि ब्रिटिश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ या प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ को विश्वास करते थे, अतः कोई भी नैतिक या अनैतिक कार्य से पहले उस कृत्य को जायज ठहराने के लिए कानून पारित करते थे। इसी का उदाहरण देते हुए अंग्रेजों ने बघाट व उदयपुर को विलय करने के पश्चात भी उन्हें उनके वंशजों को लौटा दिया था, क्योंकि उनके वंशज ब्रिटेन के कोर्ट में यह सिद्ध करने में सफल रहे थे कि उनका जायज वारिस अभी जिंदा है। परिणाम क्या हुआ? डलहौजी की इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार हुआ और उसे कच्चे माल की प्राप्ति में सुगमता हुई और विशाल बाजार भी प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि डलहौजी ने भारत के मानचित्र में इस गति से परिवर्तन किया जो किसी अन्य सैन्य अभियान से संभव नहीं था। किंतु इस नीति का एक नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि राज्यों को हड़पने से ब्रिटिश विरोध प्रक्रिया सामने आई, जिसे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो इसमें यहीं तक, आगे